जी सर। हाँ सर, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर, पॉजिटिव इंडिया से। जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि मनीष कश्यप मामले की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसके बारे जी में जी जी। आपके पास कुछ अपडेट आया है क्या? जी, अपडेट तो इसमें अभी यह है कि जो मनीष कश्यप के जो वकील हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में, उनका आर्गुमेंट एनएसए की प्रक्रिया के बारे में तो बाद में पता चला कि वहां एनएसए भी लगाया गया है। तो मनीष कश्यप के वकील जो थे प्रमुख फसाई ये कोशिश में थे कि जो जितने भी एफआईआर हुए हैं उन पे बिहार और तमिलनाडु में सबको कोलैबोरेट कर दिया जाए, सबको एक जगह कर दिया जाए और उसके बाद बेल की सुनवाई के लिए। तब एक नया अपडेट निकल के आया है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। जी। तब अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट को जानकारी हुई है, तो मनीष के जो एडवोकेट थे वहां उनसे गुजारिश की थी कि इस पे एनएसए लगा हुआ है, इस पे सुनवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नो कोरेसिव हम कर देते हैं, लेकिन जब इनके एडवोकेट के द्वारा बताया गया कि ऑलरेडी वो कस्टडी में है, तब नो कोरेसिव का कोई प्रावधान ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तब 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई होंगे। अभी तक की यही अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की जानकारी तब पता चली जब इस उनकी सुनवाई हो रही थी, इस दौरान पता चला सुप्रीम कोर्ट को भी और उनके वकील को भी? जी बिल्कुल, आज ही इस बारे में जानकारी दी गई थी कि उनके ऊपर एनएसए इन्वोक किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नहीं अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट नो कोरेसिव देने के लिए आज भी तैयार थी, लेकिन जब उनको बताया गया कि ऑलरेडी पिटिशनर जो है वो कस्टडी में है, तब सुप्रीम कोर्ट नो कोरेसिव का फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है जब आप ऑलरेडी कस्टडी में रहते हैं। सर तो ये शब्द इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सर ये शब्द जो आप बोल रहे हैं, ये सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, इसको अगर आप थोड़ा समझा करके अगर बोले। जी जी जी, नो कोरेसिव का अर्थ होता है जैसे कि कोई अगर एंटीसिपेट कर रहा है। हाँ। एंटीसिपेट मतलब होता है जैसे कि हम किसी मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं, जी ऐसा हमको अनुशंसा लग रहा है, ऐसा हमको अनुमान लग रहा है, तो वो आदमी क्या करता है, वो जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। जी जी। जब एंटीसिपेटरी जब बेल फाइल करता है तो कोर्ट बेल नहीं दे करके कुछ दिनों के लिए उसको नो कोरेसिव कर दिया जाता है। फिर क्योंकि सुनवाई अब जरूरी नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल आज फाइल हुई और सुनवाई के दिन उसको बेल या तो अलाउ होगा या तो रिजेक्ट होगा, ऐसा होता नहीं है। जी हो जी। सकता है एक सुनवाई के बाद दूसरी सुनवाई की भी जरूरत पड़ती है, तीसरी की भी जरूरत पड़ती है। तो तब तक के लिए, जब तक की सुनवाई पूरी ना हो जाए, तब तक के लिए नो कोरेसिव कर दिया जाता है कि तब तक के लिए उसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस केस में भी लेकर ये जानकारी मिल रही थी। लेकिन जब इनके एडवोकेट के द्वारा बताया गया कि मनीष कश्यप ऑलरेडी पुलिस के कस्टडी में है, तब इसी का अर्थ हुआ कि फिर नो कोरेसिव का कोई मतलब बनता ही नहीं है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेंगे। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट को भी तो अब जानकारी लग चुकी है कि एनएसए लगा दिया जी गया जी है, तो क्या इसकी सुनवाई इसके जी जी बावजूद भी होगी 10 अप्रैल को? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सुनवाई होगी 10 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है। देखिए, एनएसए जो एक्ट है, जी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें आपको बेल भी अगर मिल जाता है किसी केस में, जैसे मनीष ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट बेल के लिए, तो बेल भी अगर मिल जाता है किसी को, एनएसए लगने के बाद बेल मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो ऑलरेडी उसके कस्टडी में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में। या तो अगर आप किसी केस में एक्विट भी हो जाते हैं, किसी भी केस में अगर आपको एक्विटल भी मिल जाता है कोर्ट से, और उसके बाद भी अगर आपको एनएसए लगा दिया जाता है, तो भी आप पुलिस कस्टडी में फिर चले जाइएगा। ये प्रावधान होता है राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास। तो राज्य सरकार अगर एनएसए लगा देती है, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि आपको एक बोर्ड का गठन किया गया है एनएसए में, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड। जी। इसमें 3 मेंबर होते हैं। तीनों मेंबर कौन होते हैं? या तो वो हाई कोर्ट के जज होंगे, या तो वो रह चुके होंगे, रिटायर्ड जज होंगे। इस इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं वो। जी और वो रिकमेंड करेंगे, उनके पास मनीष कश्यप जाएंगे, और मनीष कश्यप का केस स्टडी करने के बाद वो अगर रिकमेंड करते हैं कि इनको अब कस्टडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तब जाकर के उन पे जो एनएसए लगा हुआ है वो जाकर रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिकमेंड कर देता है कि हाँ, यहाँ पे केस बनता है एनएसए का, यहाँ पे कुछ मामला ऐसा है,
तब जी जाकर के उनकी कस्टडी एक्सटेंड हो जाती है। और इसमें क्या है, एनएसए लगने के बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो संवैधानिक अधिकार जो आपको मिला हुआ है, जी वो भी सस्पेंड रहता है इसमें। जैसे कि राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमको कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो हमको एक राइट मिला हुआ है कि हमको इंफॉर्मेशन देगी पुलिस कि किस ग्राउंड पे, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया। आर्टिकल 50 ऑफ सीआरपीसी वो इसमें ग्राउंड भी नहीं बताते हैं कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। प्लस आर्टिकल 56 और 76 ऑफ सीआरपीसी, ये 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाना है, या ये सब जो प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी में, ये बेनिफिट ऑफ एक्यूज के बेनिफिट के लिए, तो जी वो भी सस्पेंड रहता है। इसमें मनीष कश्यप को वो कस्टडी में रख सकता है, और अगर इसका कस्टडी एक्सटेंड होता है तो ये 12 महीने का कस्टडी का प्रावधान है इसका एनएसए में। सर हमारे मन में दो सवाल आ रहा है जो कि दर्शकों के मन में भी आएगा। पहले आप दो सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला सवाल है सर कि यानी कि आपने अभी से कुछ मिनट पहले जो कहा कि बेल अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में दे भी देता है तो एनएसए अगर लग गया है तो मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये बात क्लियर है? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हुआ है क्या, एनएसए को देखा जाएगा कि किस ग्राउंड पे एनएसए लगाया है। इसमें 3 ग्राउंड एनएसए लगाने का दिया जाता है। कौन सा? या पहला ग्राउंड क्या है कि अगर वो व्यक्ति भारत का संबंध किसी फॉरेन देश से खराब कर रहा हो, पहला ग्राउंड ये हो जाता है कि उस देश के साथ या तो रिलेशन बिगड़ रहा है, फॉरेन कंट्री का कुछ ऐसा कर रहा हो, ऐसे गतिविधियों में शामिल हो, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को वो बिगाड़ रहा हो। अच्छा, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो अपने स्टेट में है उसमें बहुत बड़ी बाधा बन रहा हो। अच्छा। दूसरा केस। तीसरा केस क्या होता है कि नेसेसरी जो कोई रिक्वायरमेंट है, कोई बाधित आपूर्ति को बाधित कर रहा हो, कोई भी चीज की आपूर्ति जो बहुत ही जरूरी है उसको वो बाधित कर रहा हो, तब जाके एनएसए लगेगा। अब सवाल ये है कि किस किस ग्राउंड पे एनएसए वहां पे लगाया गया है मनीष कश्यप के ऊपर। एनएसए जनरली देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर तो सवाल ही नहीं था एनएसए लगाने का। एनएसए जनरली लगाया जाता है किसी दुर्दांत अपराधी पे जिसके होने से स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ रहा हो, या कोई आतंकवादी गिरोह का जो सदस्य होता है जो देश को टुकड़े में बांटना चाहता हो या देश को बर्बाद करने का किसी फॉरेन सोर्सेस से फंडिंग प्राप्त कर रहा हो, कुछ ऐसे जो खतरनाक आतंकी गिरोह होते हैं उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होती है। और जहां तक मनीष कश्यप पे एनएसए लगाने का सवाल है, जी सर, तो ये साफ पता चलता है कि वेंडेटा के तहत वहां की सरकार मनीष कश्यप के खिलाफ काम कर रही है। ये साफ हो जाती है इस चीज को लेकर। सर एक चीज बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि हम भूल जाए बाद में, कि मनीष कश्यप अगर एनएसए जैसा कि लगा दिया गया है तो मनीष कश्यप कितने दिन के बाद एडवाइजरी के पास जा सकते हैं अपील करने के लिए, हाई कोर्ट एडवाइजरी के पास? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी होती है जी, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर कोई राज्य सरकार एनएसए लगाती है तो वो राज्य सरकार 1 हफ्ते के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगी कि हमने इस व्यक्ति पे एनएसए लगाया है, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक। अच्छा। अब 3 महीने के अंदर प्रावधान है क्या कि 3 महीने के अंदर उसको इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश होना होगा। 3 महीने के अंदर 3 महीने को, तो 3 महीने के अंदर तो कितना दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद? इस दरमियान में कभी भी मनीष कश्यप इंडिपेंडेंट एडवाइजरी जो बॉडी कंस्टिट्यूट किया गया है उसके सामने अपना पक्ष रख सकते हैं इस 3 महीने के अंदर, जब से उनको डिटेन किया गया है। अच्छा। अब एनएसए लगा है, ये मनीष कश्यप को भी नहीं मालूम होगा जिस समय लगा हुआ होगा एनएसए उनके ऊपर भी, ये बाद में उनको पता चला होगा कि हमारे ऊपर एनएसए के तहत भी एफआईआर किया। इसमें तो देखिए एफआईआर तो कुछ होता नहीं है, एनएसए का एक्ट लगा दिया। ये क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कि ये आदमी कोई अपराध करने वाला है, अच्छा, तब जाके एनएसए लगा दिया जाता है। अच्छा। तो वो जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर वो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं, वो इम्पार्शियल होते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं इस पे एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए, तब जाकर के वो छूट जाएंगे मनीष कश्यप, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवोक हो जाएगा वो। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इसमें केंद्र सरकार कुछ दखल दे सकती है क्या? देखिए, केंद्र सरकार दखल इसमें जो एनएसए
एक्ट 1980 है, इसमें राज्य सरकार को भी पावर दिया गया है और केंद्र सरकार को भी पावर दिया गया है। तो और रिवोक करने का भी एनएसए का जो एक्ट जो जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, इसको रिवोक करने का भी पावर राज्य सरकार को दिया गया है और केंद्र सरकार को दिया गया है। अब तो लीडिंग केसेस वगैरह में तो ऐसा देखना पड़ेगा कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों की जब आपस में सहमति होगी तभी जाकर के ये रिवोक हो सकता है। यूनिलैटरली अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो हाँ जरूर अपना पक्ष केंद्र सरकार आगे कर सकती है इसमें, लेकिन जहां तक जनरली जो मामला देखने को मिला, जैसे डॉक्टर कफील खान हो गए उत्तर प्रदेश में, और भी उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक मामले एनएसए के पेंडिंग थे, जो कि जब 12 महीना पूरा होने के बाद जब हाई कोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रही थी तो उसमें यह पाया गया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी जो कि ये मामले को देखे हैं उत्तर प्रदेश में, सबका एक ही निर्णय था कि हाँ एनएसए को एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी जो होती है उनका निर्णय क्या होता है इसमें। मतलब हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी होती है उसका। जी जी, हाई कोर्ट, जैसे कि इसमें एक प्रावधान क्या दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत रूप से मेरे ऊपर एनएसए लगाया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होता है एनएसए इन्वोक करने का या कमिश्नर को, तो आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा। उनके ऊपर अब जो केस फाइल होगा तो वहां पे देखा जाएगा कि उनका इंटेंशन क्या था। अगर उनका इंटेंशन गुड इंटेंशन था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर का, तब केस प्रोसीड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जहां इस्टेब्लिश हो जाता है कि उनका बैड इंटेंशन था एनएसए इन्वोक करने का, तब जाके जरूर आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग जिनके ऊपर एनएसए लगा था वो इनिशिएट करने के लिए प्रावधान से गए थे। तो हाई कोर्ट का उसी में था कि जितने भी इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी का जो निर्णय था वो था एक्सटेंशन के फेवर में। और एक गुवाहाटी का एक केस, शायद असम का केस जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो बीजेपी सरकार जो वहां असम में है उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की गई थी किसी की महिला के द्वारा, तो उसके ऊपर भी एनएसए लगा दिया गया था। अच्छा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी उस महिला को तुरंत कस्टडी से रिहा करने की, जहां तक मुझे याद आ रही है उस केस के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल मनीष कश्यप के केस के साथ भी होना चाहिए। अब 10 अप्रैल को देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है सुनवाई के बाद। सर हम तो उतना आपकी तरह लॉ नहीं पता, लेकिन जितना पता है सर, बस मन में एक सवाल है और दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि मनीष कश्यप पर ये मतलब राजनीति से प्रेरित होकर उनको फंसाया जा रहा है, तो एनएसए तो वैसे साबित हो नहीं पाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से राहत मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? आप तो बिल्कुल इससे तो ये एक चीज स्पष्ट हो गया प्रेस जी कि क्या कि एनएसए लगाने का जो प्रक्रिया है मैं नहीं समझता हूँ कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का कोई मामला बनता है, कोई ग्राउंड बनता है। जब मनीष कश्यप के ऊपर, हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वेंडेटा है सरकार की, वहां के सरकार की वेंडेटा के तहत मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई किया, उन्होंने एनएसए लगाया, ये जानते हुए भी कि मनीष कश्यप को जो जितने भी एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अगर बेल भी मिल लेता है फिर भी इसको निकलने नहीं देंगे, इसलिए एनएसए लगाया गया है। ये साफ जाहिर करता है कि मनीष कश्यप के खिलाफ वहां की सरकार के मन में नफरत है सर। इससे साफ हो जाता है। अब सर बिहार में भी जिस धारा में एफआईआर की गई है सेम धारा में तमिलनाडु में की गई है। और एक चीज़ और सर कि जैसे हो क्या रहा है कि एक केस दर्ज होता है और जैसे ही लगता है मतलब सरकार को, प्रशासन को कि अब ये निकल सकता है, तुरंत दूसरा केस ठोक दिया जाता है। जैसे ही दूसरे केस में लगता है कि हो सकता है निकल जाए तो तीसरा केस ठोक दिया जाता है। बिल्कुल अभी हाल ही में देखे 2 दिन पहले जहाँ तक देखने को मिली थी कि एक और पुराने वीडियो जिसमें शायद गांधी जी का निशांत वर्मा का बात था, जी उस पे फिर एक एफआईआर दर्ज हुई है। जी यूएपीए के तहत उसमें हुआ है सर। हाँ बिल्कुल, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि साफ जाहिर इससे हो जा रहा है कि आपका कार्यशैली से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या है किसी के प्रति। ये तो साफ है कि एक वेंडेटा के तहत मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे यहाँ की राज्य सरकार हो चाहे तमिलनाडु की राज्य सरकार हो, जैसा कार्यशैली से अभी दिखाई दे पड़ता है। एनएसए कोई ट्रेडेड गैंगस्टर तो मनीष कश्यप है नहीं, कोई आतंकवादी संगठन का मेंबर तो मनीष कश्यप है नहीं, कोई भारत के विभाजन के लिए तो मनीष कश्यप इनिशिएट कुछ कर नहीं रहा है।
तो एनएसए लगाने का तो सवाल, कोई जरूरी आपूर्ति को मनीष कश्यप बाधित नहीं कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तमिलनाडु का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहां तक बिगड़ने की बात है, मनीष कश्यप वीडियो यहाँ बनाया तो वहां पे जो घटना हुई, और जो कि मनीष कश्यप में बहुत सारे जो पत्रकार है, नामी पत्रकार है, जो लीडिंग चैनल्स है, वो भी दिखाया कि बिहारी मजदूरों के ऊपर तमिलनाडु में मारपीट की गई बिहारी मजदूरों के साथ। तो सारे लोग वही दिखा रहे थे। इससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर तमिलनाडु का नहीं बिगड़ रहा था मेरे समझ से, ना ही कोई जरूरी आपूर्ति को मनीष कश्यप बाधा पहुंचा रहा था वहां तमिलनाडु में। तो ये हंसी की एक बात आ जाती है कि एनएसए इन्वोक कर दिया जाता है मनीष कश्यप के ऊपर। सर एक 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 आखिरी सवाल लगभग है हमारा कि जैसे कि मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थक है, हर एक जाति हर एक धर्म के लोग, तो ये सारे लोग मनीष कश्यप को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब कुछ हो सकता है कि सिग्नेचर अभियान चला करके सुप्रीम कोर्ट तक सारे लोग अपनी बात पहुंचाएं या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, अब जब कोर्ट का प्रक्रिया होता है तो कोर्ट का जो प्रक्रिया होता है वो सिग्नेचर अभियान से उसको कोर्ट की प्रक्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एक्ट में डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो उसी के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ के हिसाब से ही कार्रवाई चलेगी। इसमें सिग्नेचर आप करवा लीजिए, चाहे लाखों लोग सिग्नेचर करके भेज दें, उससे कहीं कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं। मतलब मनीष कश्यप के समर्थक चाह के भी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोर्ट पे ये मामला है तो कोर्ट से ही उनको राहत मिलेगा। समर्थक तो समर्थन ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे? कोर्ट का जो प्रक्रिया है वो तो पालन होगा ही ना। जी सर। अब मतलब क्या लग रहा है सर, आखिरी सवाल है हमारा ये, कि आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप के साथ आगे क्या हो सकता है? आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? आखिरी सवाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लियर हूँ। जो केस देखा हूँ, मैं एफआईआर पढ़ा हूँ, जो भी एफआईआर मेरे सामने आया है मनीष कश्यप के बारे में, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ये वेंडेटा के तहत मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई से मुझे दिख रही है। अब ये एनएसए लगा हुआ है, ठीक है, एनएसए से भी वो बाहर निकलेंगे, और बाकी जो एफआईआर जिन पे ईओयू का तो जांच करने का कोई मतलब ही नहीं था, अपराधी की इकाई जो यहाँ बिहार सरकार लगाई हुई थी। ये अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस थी, कोई ऐसा तो फॉरेन फंडिंग या कोई फंडिंग जो बिहार को बर्बाद करने के मकसद से लिया नहीं जा रहा था, या कुछ अभी तक जो जांच में आई है, कहाँ पैसे का क्या हिसाब है वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। 40 लाख रुपए का सुन रहे थे, 40 लाख रुपए मनीष कश्यप के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। वो एक यूट्यूबर है, 6 मिलियन सब्सक्राइबर है सर। 1 करोड़ रुपया सर, हम तो यही काम करते हैं जो मनीष कश्यप भाई काम करते हैं, तो 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति की पर मंथ की कमाई होनी चाहिए, जितना उसका व्यू जाता है। मैं नहीं जानता कि अब ये तो हमको आइडिया है नहीं कि एक वीडियो पे कितना पैसा देता है। ये तो वही बता, आप ही लोग ज्यादा जानते हैं इस विषय में। जी सर मनीष कश्यप ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि 1 लाख व्यूज का लगभग 2000 रुपया देता है, 1500 से 2000। और मनीष कश्यप का 6 चैनल यूट्यूब पे, 6 चैनल इंस्टाग्राम, 6 चैनल फेसबुक पे, 18 चैनल, और डेली 3 वीडियो डलाता है। और एक वीडियो 1 मिलियन से कम व्यूज नहीं जाता है, तो 1 मिलियन से ही तो समझ लीजिए कि 10 से 20 हज़ार रुपया सिर्फ एक वीडियो से एक जगह से हो गया, और वैसा 18 जगह है जिससे प्रतिदिन कमाई आ रही है। तो इसके बाद मनीष कश्यप के लिए अकाउंट से 40 लाख मिलना ये तो बहुत कम है। तो शर्म की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति, ये तो शर्म की बात है कि उस व्यक्ति के अकाउंट से कम 10 करोड़ रुपया निकलना चाहिए था। तो वो व्यक्ति तो सारा पैसा बांट देता था आधा से ज़्यादा लोगों की मदद में। जी बिल्कुल, जहाँ तक जानकारी जो मिली है कि 40 लाख रुपए मिला है, तो वही हिसाब से मैं कहा कि 40 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि उनके इतने सब्सक्राइबर है, उनके लाखों में वीडियोस देखी जाती है, तो यूट्यूब उनको जो रेवेन्यू देती है वो बहुत है। ये 40 लाख रुपए तो बहुत कम है इस चीज के लिए। खैर देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे 10 अप्रैल को सुनवाई होती है, क्या उसमें सुनवाई में होता है, इस पे हम लोग की नजर रहेगी। हम लोग को भी कुछ देखने को मिलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है। आज ही थी, आज के बाद 10 तारीख को डेट पड़ी है। जी सर, हम फिर बीच में आपसे सर अपडेट लेते रहेंगे, और आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसे ही, क्योंकि मनीष कश्यप के लाखों समर्थक उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। आप लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं सर, भगवान आपकी मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।